नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, आज हम जो है इस वीडियो में 2019 का जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का, उसके सामान्य ज्ञान वाले जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन 2019 के पेपर में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। सामान्य ज्ञान में बताया था जनरल साइंस आएगी और हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये चीज़ें आने वाली हैं। तो 50 क्वेश्चन आते हैं आपको, जो कि सामान्य अध्ययन के होंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपको विधि के पूछे जाएंगे। 150 नंबर का पूरा पेपर होगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता रखा है कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको बताया हुआ है। आप चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 में सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आया था कि 1977 में चेचक का जो अंतिम प्राकृतिक रोगी था वो किस देश में पाया गया था। तो सोमालिया देश है। सोमालिया देश में चेचक का जो प्राकृतिक रूप से चेचक उस टाइम पे फैल रहा था, वो सोमालिया देश में पाया गया था, अंतिम प्राकृतिक रोगी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो अगर अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग 70% जो है पानी है पृथ्वी पर, जो समुद्रों में, नदियों में इनके रूप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन कि सूची दी हुआ है, आपको सूचियाँ मिलानी है। एक तरफ पदार्थ दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ कि उनका वो प्रयोग किस चीज़ में होता है। जैसे ये इयोसिन है, इयोसिन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो यह इयोसिन का जो प्रयोग होता है ये होता है लाल स्याही में। लाल स्याही में इसका प्रयोग होता है। अगला है कि सेल्यूलोज एसीटेट, इसका प्रयोग होता है, ये जो वीडियोस होती हैं, वीडियो वाली फिल्म होती है, जो चलचित्र वाली फिल्में होती है, उसमें। अगला है सिल्वर आयोडीन। सिल्वर आयोडीन का प्रयोग ये इसका होता है जो कृत्रिम वर्षा की जाती है उसमें। और कॉपर सल्फेट, इसका प्रयोग होता है कीट कवकनाशी में। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ए का यहाँ पे वन का फोर यहाँ पे दो जगह आ रहा है, और बी का यहाँ पे आएगा बी का थ्री। तो ये आंसर यहाँ पे बी का 3, देखो इसमें आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सीमांत पट्टी, ये जो सीमांत वर्ण पट्ट होता है वो कौन से कलर का होता है। जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसमें जो सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं ये 2 कलर के होते हैं। एक होता है लाल रंग और एक होता है बैंगनी रंग। ऑप्शन बी इसमें जो है सही आंसर होगा, लाल और बैंगनी रंग। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है तो उसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और जो बैंगनी रंग होता है वो अंदर की ओर होता है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 कथन है, बताना इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। पहला है कि पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। तो ये ठीक है, पाचन तंत्र में भोजन की गति ये अनैच्छिक होती है, इस पर ये बिना इच्छा की भी होगी। दूसरा है कि हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन होता है। देखो ऐसा नहीं होता, जो अपना हृदय है वो हमारी मर्जी से नहीं धड़केगा, वो हमेशा ही अपना कार्य करता रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है। और जो मस्तिष्क का बायां भाग होता है उसमें वो भाषा से संबंधित होता है, ये ठीक है। जो बायां भाग है वो भाषा से संबंधित होता है, और हमारे मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है वो संगीत से संबंधित होता है। तो ये भी ठीक है और ए भी ठीक है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये एंजाइम, ये एक तरीका जो है पेप्सिन होता है। विटामिन, ये बायोटीन होते हैं। बहुलक, ये RNA होते हैं, RNA। और जो हार्मोन है ये कोलेस्ट्रॉल हार्मोन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका हम सही आंसर देखते हैं। हार्मोन जो है ये प्रोटीन होता है एक तरीके का, ये कोलेस्ट्रॉल ना होकर के ये प्रोटीन होता है एक तरह से। तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा। ठीक है, हार्मोन एक प्रकार का जो विशेष प्रकार का ये प्रोटीन होता है। अगला देखते हैं 7 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है। पेट्रोल तो स्वच्छ और हरित ईंधन है नहीं, बहुत धुआं आता है, डीजल में भी। जो CNG है और ये जैविक ईंधन है, ये दोनों जो है स्वच्छ और हरित ईंधन कहलाते हैं। सही आंसर यहाँ पर होगा
इसका आंसर ऑप्शन डी होगा कि तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आपको ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि 60 वाट का 2 बल्ब है और 40 वाट के भी 2 पंखे हैं। वो हर दिन 6 घंटे उनको रखा जाता है। अगर विद्युत शुल्क 5 रुपये है प्रति यूनिट, तो 30 दिन में जो लाइट का बिल है वो कितना आएगा। तो देखो इसका सोल्यूशन देख लो आप कि 60 वाट के 2 बल्ब हैं तो 60 × 2, 40 वाट के 2 बल्ब हैं तो 40 × 2, और जो लाइट है पर यूनिट, ये 5 रुपये पर यूनिट है लाइट। तो 30 दिन का अगर हम बिल देखें तो 60 × 2 प्लस, मतलब इन दोनों को हमको ऐड कर देना है। फिर उसके बाद में 30 दिन और ये 5 रुपये पर यूनिट 6 दिन के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे आप। तो जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करके ये आएगा 160 रुपये। मतलब अगर जो है 6 घंटे हम 60 वाट के 2 बल्ब और 40 वाट के 2 पंखे चलाते हैं हर दिन 5 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो 1 महीने का बिल जो है वो 180 रुपये आएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बताना है आपको कि सुरैना 4 मानव सदृश्य रोबोट से संबंधित है। इसे तेहरान विश्वविद्यालय ने बनाया था। दूसरा है कि यह 100 ध्वनि आदेश को पहचान सकता है। तीसरा है कि यह 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है। और 4 है कि यह 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलने में सक्षम है। तो बताना है आपको कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखो जो ये इसको तेहरान विश्वविद्यालय ने बनवाया था, ये ठीक है। ये 100 ध्वनि आदेश को पहचान सकता है, ये भी ठीक है। और 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है, ये भी ठीक है। और इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन 4 है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलने में सक्षम है। ये सही नहीं है, डी आंसर इसका, मतलब 4 जो है वो गलत है। 1 2 3 सही है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। 10th क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट बोलता है कि संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 108 है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक 1961 में संपन्न हुई थी। ये भी जो है ठीक है, 1961 में पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई थी, ये भी ठीक दिया हुआ है। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो ये जो है गलत है। ये उपराष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है। बाकी तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रपति होता तो तीनों ठीक हो जाते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है। बताना है किस भाग में क्या दिया हुआ है। संविधान का भाग 2 ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। संविधान का भाग 2 ये मौलिक अधिकार से नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 1 में जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 3 बताया ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है। जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। संविधान का भाग 5 निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं। जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, ये भाग 4। संविधान का भाग 5 जो है वो बताता है संघ की कार्यपालिका के बारे में। अगला है कि संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो देखो इसमें जो सही दिया हुआ है वो ऑप्शन डी सही दिया हुआ है कि संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, ये मॉडल जो है बताना है कि इस मॉडल के बारे में क्या सही है। ये जो पूरा मॉडल था जो बताता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान करना है पूरा मॉडल के तहत, बताना है कि इसमें से क्या सही है। पहला है कि यह विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण है। दूसरा है कि 5 फरवरी 2004 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सेकंड सही है कि 5 फरवरी 2014 को APJ अब्दुल कलाम इनके द्वारा जो है
इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये गांधीवादी दृष्टिकोण इसमें नहीं था, तो ए इसमें गलत है। सही आंसर केवल 2 होगा, बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का पार्ट 2 मतलब 2.0 ये कार्यकाल कब से कब तक रहा। 2019 का पेपर है, इसलिए 2019 का ही करंट का पूछा गया है। ये मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है चैनल पे आपके लिए, जो मैंने बताया है कि कितनी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। उसमें जो चुनिंदा मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, वो जितनी आपको ने बताई है सब महत्वपूर्ण है। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको 2021 और 22 की वो योजनाएं पता चल जाएंगी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मिशन इंद्रधनुष का, ये 2.0 ये आया था दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है। उत्तर प्रदेश पंचायत को आय के स्रोत क्या हैं। पशु कर से, स्थानीय व्यापार से, भवन कर से। तो इसमें आंसर डी होगा, क्योंकि जो हमारी विधान परिषद है विधानसभा और राज्य सरकार है, उन्होंने पंचायतों को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो आय के स्रोत को हस्तांतरित कर सकें। इसमें डी आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 और 18 में के द्वारा किया। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ये दोनों ही जो है सामाजिक समानता की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन कि निम्नलिखित बोर्ड में से उनके मुख्यालय को जोड़ना है। बताना है कि कौन सा बोर्ड उसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे पहला है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलोर में है। कॉफ़ी मतलब कर्नाटक तो फेमस भी कॉफ़ी के लिए है। दूसरा है तम्बाकू बोर्ड, ये गंटूर में है आंध्र प्रदेश में। तीसरा है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कलकत्ता में है पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। सही आंसर पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और सी का दूसरा और डी का 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वीज़ा यूएसए कंपनियों ने विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसमें सही आंसर ऑप्शन सी है EB-5 था ये वीज़ा, जो कि यूएसए कंपनियों में विदेशी नागरिकों के द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। अगला है भूगोल, जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित इसमें से नहीं है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं और एक तरफ उनका महीना और वर्ष दिया हुआ है। बताया मैंने आपको 2019 का ये पेपर है, इसलिए देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड आ गया। मतलब उस टाइम पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हुए थे 2019 में, किस महीने में आए थे वो। फौनी चक्रवात अप्रैल और मई 2019 में आया था, ये ठीक है। बुलबुल नवंबर 2019 में आया था, ये भी ठीक है। वायु जून 2019 में आया था, ये भी ठीक है। और पावुक ये जो है जनवरी में आया था, ये जनवरी 2019 में आया था दक्षिण एशिया में। इससे जो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ये देश जो है प्रभावित हुए थे। तो पावुक इसमें ये सही इसका आंसर है, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूची बनानी है। फिर से एक तरफ आपको जो है ये जो वन है उनके बारे में बताया है और दूसरी तरफ आपको जगह नाम दे रखे हैं कि वो कहाँ पर है, मतलब कौन सा चीज़ वहाँ पर पाई जाती है। देखो टुंड्रा है, टुंड्रा में क्या पाया जाता है, तो टुंड्रा में जो रेडियार है वो पाया जाता है। सवाना घास के मैदान, वहाँ पर जेब्रा पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कंगारू पाया जाता है और अंटार्कटिका तट यहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है उनके ऊपर। कथन है कि ओजोन क्षेत्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है। ठीक है ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जो ओजोन क्षेत्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर है। कारण है कि ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के नीचे भाग में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट है ना कारण, वो सही व्याख्या नहीं करता है इसकी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
क्योंकि कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप डिटेल देख सकते हो। अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। 2011 की जनगणना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि 2011 की जनगणना के क्वेश्चन अभी भी बनते हैं और अब भी बनेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में लेटेस्ट डाटा नहीं आया है। एग्ज़ाम होने तक अगर लेटेस्ट डाटा आपके पास में आ जाता है जनगणना का, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन जनगणना का तो ज़रूर मिलेगा, और ये बनता ही बनता है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का आप दे रहे हो, चाहे किसी का भी पेपर दो, जज का दो, या फिर आप अभी एपीओ का पेपर आ रहा है उसका दो, जनगणना का एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आप इसको बहुत अच्छे से नोट रखना कि जनगणना वाला टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो 2011 के अनुसार हम देखें तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो ये था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 था। 17 वर्ग किलोमीटर के मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के बीच में 17 लोग रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही थी। यहाँ पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही थी। ये शहरी जनसंख्या गांव की जनसंख्या से अधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक तरफ देश दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी है, बताना है। स्लोवेनिया, इसकी राजधानी वनडूज है। ऑस्ट्रिया, इसकी वेना है। स्लोवाकिया, इसकी है ब्रातिस्लावा। और क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जुम्लजाना। ठीक है, तो ये इसकी गलत है, आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तट है जिसको हम जो है मच्छर तट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है कैरेबियन सागर से लगा हुआ एक ये होंडुरास और निकारागुआ का तटीय क्षेत्र, जहाँ को हम मच्छर तट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ए आंसर सही होगा। ये कैरेबिया सागर के से लगा हुआ है एक होंडुरास और निकारागुआ, इसका तटीय क्षेत्र जिसको हम मच्छर तट के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का जो लिंग अनुपात था वो 1000 महिलाओं पर 943 महिलाएं थी, मतलब 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर थी। तो यहाँ पर देखो एक कौन सा सही होगा। इसमें 946 945 940 933, तो इसमें तो कोई भी आंसर सही नहीं है। देखते हैं, देखिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये जो है 493 थी, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को जो है गलत माना था। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिहार का जो जनसंख्या, देखो 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के आ गए। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था। बिहार का जो है 1106 था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है 829 था। तमिलनाडु का 555 था। और केरल का 770, तो केरल का जो है 770 नहीं, केरल का जो है 860 था। तो केरल की जो है वो 860 है, 760 नहीं है। ठीक है, डी ही यहाँ पर आंसर होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, हम इनको स्किप कर सकते हैं, पर मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस टाइप के बने थे। कि निम्नलिखित में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय क्या था। तो इसका मूल विषय था गांधी लेखकों के लेखक। ये हर बार इसके विषय बदल जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व पर्यटन दिवस 2019 समारोह के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चयनित किया गया। तो ये जो है किया गया था यहाँ पर भारत को। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2019 को फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली की स्वीकृति दी थी। तो ये ब्रिटेन ने दे दी थी, बी आंसर है यहाँ पर। अगला है कि दिसंबर 2 से 13 2019 के दौरान संपन्न हुए कोपा 25 में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला मौसम परिवर्तन कार्यकर्ती यहाँ पर कौन थी।
तो यहाँ पर जो है इनका नाम था ऑप्शन बी लिकिप्रिया कांजूम, भारत की थी ये। अगला है 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के कृत्रिम मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बेहतर सुशासन सूचकांक इसमें सूची में पहला स्थान कौन सा था, किस राज्य का था? तो ये था तमिलनाडु का। सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे था 2019-20 में। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित कौन सा है, इसमें बताना है कौन इसमें गलत है। तो देखो डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ये कार्ल मार्क्स की नहीं थी, ये इसका राइट आंसर होगा। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पुस्तक के जो लेखक थे वो थे ऑसवाल्ड स्पेंगलर। अगला है कि दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 27 दिसंबर 2019 को सेवा मुक्त करने की घोषणा की? MiG-27। अगला है मिस यूनिवर्स 2019 जोजीवी टुंजी किस देश की थी? तो ये है दक्षिण अफ्रीका की। आपको इस टाइम का करंट अफेयर पढ़ना है। देखो खेल के भी आ गए क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर के हैं कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 दिसंबर 2019 को छठी बार बेलोन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये सब विश्व में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माने गए? तो ये थे लियोनल मेसी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप, यहाँ से भारत के इतिहास के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? तो ये है जगह। ये जंगा स्तूप जो है ये भारतीय स्थापत्य का एक उदाहरण नहीं है। तो स्तूप भारतीय वास्तुकला में प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। महात्मा बुद्ध ने के महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का निर्माण प्रथा ये जो है ये बुद्ध काल में ही से पहले ही हो गई थी। स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख देखें तो हम ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ की अग्नि की उठी हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया। स्तूप 4 प्रकार के बताए गए हैं, शारीरिक और परिभौमिक, उद्देशिक और संकल्पित। ये जो शारीरिक है इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां हैं, उनके शरीर के अंग रखे गए हैं, वहाँ स्तूप बना दिए गए। परिभौमिक इसमें बुद्ध के द्वारा जो उपयोग में लाई गई वस्तुएं थी जैसे कि भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन, इनको रखा गया, वहाँ स्तूप बनाए गए। उद्देशिका ऐसा ये वे स्तूप थे जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध के जीवन से घटनाएं मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन में जो घटित घटनाएं हुई थी उनसे संबंधित कोई चीज़ है, कोई स्थान है, जैसे कि बोध गया था, लुम्बिनी था, सारनाथ था, कुशीनगर था, ऐसे स्थलों पर जो है स्तूप बनाए गए। और संकल्पित तो ये ऐसे स्तूप थे जो कि श्रद्धालुओं के द्वारा संकल्प के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो स्तूप का प्रारंभिक रूप से हम एक अर्धगोलाकार मिलता है। हम अगर स्तूपों को देखें तो ये अर्धगोलाकार के रूप में मिलते हैं, एक चबूतरे के रूप में उल्टे कटोरे की आकृति के बने हुए होते हैं। ये स्तूप की चोटी सिर पर चपटी होती है जिसके ऊपर धातु पत्र रखे गए होते हैं, इसको हम हर्मिका बोलते हैं। यह स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। स्तूप के चारों ओर बड़ा और दीवार से घेरा लगा दिया जाता है, इसको हम लोग वेदिका कहते हैं। स्तूप और वेदिका के बीच में एक परिक्रमा के लिए जो जगह खाली होती है उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला है 37 क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे कृष्णदेवराय, तो ये जो है तुलुव वंश से संबंधित थे। यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन बी होगा, तुलुव वंश से संबंधित थे। और इनका जो शासन था वो 1509 से लेकर के 1529 तक रहा। इनका संबंध तुलुव वंश से था और तुलुव वंश की स्थापना देखें तो ये की थी वीर सिंह नरसिंह ने 1505 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया कर मार्च 1565 में हटा दिया था इसको? तो इसमें ये सही है कि जजिया कर जो है 1565 में नहीं 1564 में इसको हटा दिया गया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में हटाया था। तो देखो यहाँ पर जो है ना 1564 में हटाया था, तो सही आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि केवल दूसरा। अगला है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ये लिखी थी B.R. अम्बेडकर के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, ये वाली थॉट्स ऑन पाकिस्तान। 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, बताना है आपको कि वो किस कालक्रम में हुई थी, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई फिर उसके बाद क्या घटित हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुई थी ये 1765 में, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है उसके बाद। अमृतसर की संधि
तो ये हुई थी 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। सालवाई की संधि ये हुई थी 1782 में। और मंगलोर की संधि ये हुई थी 1784 में। तो यहाँ पर सिक्वेंस अगर हम देखें, सबसे पहले 1765, उसके बाद में है 1782, फिर है 1784, और सॉरी फिर है 1809। हाँ ठीक है, ये फिर उसके बाद में 1809। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कि पहला, देखिए सबसे पहले ये पहला, फिर उसके बाद में तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। 1940 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसको हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला। इस सत्याग्रह की जो हम देखें इसमें कौन कौन थे, तो एक मौलाना अबुल कलाम, इन्होंने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी इससे जुड़े थे, व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुई थी इसकी बात। तो दूसरे जो थे इसमें वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हम देखें 42 क्वेश्चन की निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम बताना है कि कौन सा आंदोलन या सत्याग्रह कब हुआ था। तो मोपला सत्याग्रह ये केरल से संबंधित है, केरल में घटित हुआ था ये। और ये हुआ था, मोपला सत्याग्रह हुआ था 1920 से लेकर के 21 में। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से लेकर के 47 के बीच में। बरदौली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी की सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर मोपला, फिर बरदौली, फिर उसके बाद में तेभागा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। हाथी की गुफा ये जो है उड़ीसा में है, एलोरा महाराष्ट्र में, बाघ मध्य प्रदेश, और नागार्जुन पहाड़ियाँ ये पश्चिम बंगाल। नागार्जुन पहाड़ियाँ जो है वो बिहार में है, तो ये यहाँ पर सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ये तो मौर्य राजवंश के थे। बिंबिसार ये बिंबिसार मौर्य के नहीं थे, ये हर्यक वंश के थे। ये वो मगध साम्राज्य पर ही इनका जो है स्थापना की थी इन्होंने। मगध में जो है इन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और हर्यक वंश के सबसे लास्ट जो राजा थे वो थे नागवंश। ठीक है, अगला है बादशाहनामा के लेखक कौन थे। बादशाहनामा ये लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 46 क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए राजकीय अध्यादेश जारी किया था। बताना है कि एलिजाबेथ ने कब ये राजनीतिक अध्यादेश जारी कर दिया था कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में खोल सकते हो और व्यापार कर सकते हो। तो ये था 31 दिसंबर सन 1600 में। अगला प्रश्न है, आपको सूची दी हुई है, मिलाना है। गायकवाड़ ये कहाँ के थे। गायकवाड़ ये थे बड़ौदा के। होलकर तो ये थे इंदौर करके होलकर। सिंधिया ये थे ग्वालियर के। और नागपुर के थे भोसले। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन, वाईकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में बताना है। यह त्रावणकोर से शुरू हुआ था और यह केरल में नमककार के खिलाफ किया गया था। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही है कि ये जो है त्रावणकोर से शुरू हुआ था। वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से लेकर 1925 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल से चलाया गया था। तो इसका मतलब नमक के खिलाफ तो नहीं था ये। इसका उद्देश्य जो है जातीय छुआव और ये जो अछूत होते हैं उनके द्वारा महात्मा गांधी ने अहिंसावादी तरीके से इसको जो है एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अधिकार को मनवाया था। तो ये नमक्कर के बारे में नहीं था, बल्कि ये जो है अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध था ये वाला आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह। 49 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस वर्ष कौन सी संधि हुई थी। सूरत की संधि जो है ये 1775 में हुई थी। मद्रास की संधि ये 1769 में हुई थी। बेसिन की संधि
बेसिन की संधि जो है ये 1802 में हुई थी, और लाहौर की संधि ये 1886 में हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी है इसमें सही सुमेलित जो नहीं है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम 50 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान वाले। अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पुस्तक थी अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये 50 क्वेश्चन थे अपने, जो कि 2019 के पेपर में, उत्तर प्रदेश एपीओ के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस पैटर्न से ही समझ सकते हैं कि 2022 में होने वाले पेपर का क्या लेवल रहेगा, जीके वाले पेपर का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको विधि वाले क्वेश्चन सारे करा दूंगी, जो 100 क्वेश्चन इसके आए थे 2019 में, और ये जो आंसर है ना, ये ऑफिशियल आंसर की से ही है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे इसको लाइक करना। थैंक यू।